बच्चों, आज हम नवमी कक्षा के अध्याय मेघ आए को पढ़ेंगे। मेघ आए कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा अनोखा वर्णन किया है और कवि ने मेघों की तुलना गांव में सज संवर कर आने वाले दामाद पाहुन के साथ की है। जिस प्रकार दामाद के आने पर गांव में प्रसन्नता का वातावरण हो जाता है, उसी प्रकार जब मेघ आसमान में आते हैं तो धरती पर भी प्राकृतिक उपादान उमंग में डूब जाते हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वह किसान जो बहुत लंबे समय से बादलों का इंतज़ार करता है, वर्षा का इंतज़ार करता है। आसमान में छाए हुए बादलों को जब एक किसान देखता है तो उसके मन की प्रसन्नता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वह आनंदित हो जाता है, झूमने लगता है, नाचने लगता है। उसकी खुशी को बयान नहीं किया जा सकता। तो इस कविता में कवि ने बादलों की तुलना शहर से आए हुए दामाद से की है, पाहुन से की है। तो हम पढ़ते हैं कविता। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगीं गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बरस बाद सूधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो कीवार की। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। तो बच्चों, इस कविता में कवि कह रहे हैं कि मेघ रूपी दामाद जो है वो बड़ा सज संवर कर आया है। जिस तरह शहर का दामाद, शहर से आया हुआ दामाद अपने ससुराल पहुंचता है तो ससुराल में उसकी प्रियतमा, उसके सास ससुर और गांव वाले उसे देखकर खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार जब बादल आसमान में छाते हैं तो ग्रामीण वातावरण में जो किसान है, पेड़ पौधे हैं, उनकी खुशी देखते ही बनती है। कवि कह रहे हैं, कवि ने यहाँ बादलों की तुलना मेहमान से की है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। जहाँ काव्य में किसी चीज की तुलना किसी अन्य चीज से उसकी समानता के भाव के कारण होती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ मेघ की तुलना जो है वो मेघ की तुलना जो है दामाद से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। आगे आगे में जो है वो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति है, और जहाँ काव्य में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है और बार बार अर्थ उसका वही आता है, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो आगे आगे में
यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गली गली में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पाहुन ज्यों आए हो, तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ उपमा अलंकार है। और गली गली, बनठन, बनठन, नाचती गाती में जो है वो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है बच्चों? जहाँ काव्य में एक ही वर्ण की या एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो और उससे काव्य में चमत्कार या सौंदर्य पैदा होता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो आगे आगे में आ ग की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और आगे आगे में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है बच्चों? जहां काव्य में जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों एवं संवेदनाओं को प्रकट किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ बादल क्या है? एक जड़ पदार्थ है, निर्जीव चीज है, लेकिन उसे क्या रूप प्रदान कर दिया गया है? एक दामाद का, एक पाहुन का, है ना, एक मेहमान का उसे रूप प्रदान कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो बच्चों, हम फिर से इसकी व्याख्या पर आते हैं। आप लोगों को अलंकारों के बारे में बता दिया, मतलब कविता का जो सौंदर्य है, भाषा जो है वो खड़ी बोली है, और खड़ी बोली ने भाषा को बड़ी सहजता और सरलता प्रदान की है। इसलिए अब हम काव्य पाठ पर चलेंगे पुनः। कवि कह रहे हैं, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। कवि कह रहे हैं कि जब शहर से आया हुआ दामाद गांव में पहुंचता है, तो एक लड़की उस मेहमान को घर तक ले जाने के लिए आगे आगे चलती है। ठीक उसी प्रकार जब बादल आसमान में छा जाते हैं, तो हवा रूपी लड़की मानो आगे आगे चलती है। आप लोग देखते ही हैं कि जब आसमान में बादल छा जाते हैं और वर्षा होने वाली होती है, तो उससे पहले बहुत तेज हवा चलती है, धूल भरी आंधी चलती है। तो उसी को कवि ने यहाँ मानवीय रूप प्रदान करते हुए हवा को एक लड़की का रूप प्रदान कर दिया है, और बादलों को एक दामाद का, एक मेहमान का रूप प्रदान करते हुए मानवीयकरण अलंकार को यहाँ बड़ा ही सहज स्वरूप रूप प्रदान किया है। कवि कह रहे हैं कि जब बादल आसमान में छा जाते हैं, तो गांव में जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, वो अपने दरवाजे खिड़कियां खोलकर जो है आसमान की तरफ देखने लगते हैं कि बादल कितने उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, बादल कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ये वो देखने के लिए अपनी खिड़कियां, अपने दरवाजे खोलते हैं, और गांव की प्रत्येक गली में यही प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। सारे ग्रामीण, सारे किसान, सारे लोग जो हैं अपने दरवाजे खिड़कियां खोलकर घर से बाहर निकल आते हैं। जिस प्रकार एक मेहमान गांव में आता है, तो ग्रामीण अपने दरवाजे खिड़कियां खोलकर उसे देखने के लिए लालायित हो जाते हैं, देखना चाहते हैं कि शहर के आदमी किस तरह का पहनावा पहनते हैं, किस तरह का सूट बूट पहनते हैं। उसी प्रकार ग्रामीण लोग बादलों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कवि कह रहे हैं, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। पाहुन होता है बेटा मेहमान, अतिथि, अभ्यागत, है ना, और अपनी भाषा में कहें तो परौना भी कहते हैं हम, है ना, कि पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। जिस तरह शहर से आया हुआ मेहमान गांव में आकर सबके लिए
एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो वो भी ग्रामीण लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। कवि कह रहे हैं, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, कि बादल रूपी मेहमान गांव में बड़े सज धज कर संवर कर आए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ पेड़ जो हैं, जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो हवा चलती है, हवा चलती है तो पेड़ जो है वो झुकने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वो अपनी गर्दन को उठाकर उस बादल रूपी मेहमान को देख रहे हों। कवि कह रहे हैं कि जिस तरह शहर से आया हुआ मेहमान गांव में प्रवेश करता है तो ग्रामीण लोग अपनी गर्दन उचका उचका कर उसे देखने का प्रयास करते हैं। और कुछ लोग जो दामाद को अतिथि भगवान का रूप मानते हैं और भगवान का रूप मानकर उसे अभिनंदन करते हैं, अपना सिर झुकाकर उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप तो हमारे लिए भगवान के समान हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। और कह रहे हैं, जिस तरह गांव में कोई लड़की मेहमान को आता हुआ देखकर अपना घाघरा उठाकर आगे आगे चलने लगती है, उसे रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो बहुत तेज आंधी चलती है और धूल चारों ओर फैल जाती है। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। कह रहे हैं, जिस तरह गांव की स्त्रियां मेहमान को देखकर अपने घूंघट को थोड़ा सरकाकर तिरछी निगाहों से उसे देखती हैं, उसी प्रकार नदी रूपी जो नायिका है वो अपने घूंघट को थोड़ा सा सरकाकर अपनी तिरछी निगाहों से उस बादल रूपी मेहमान को देख रही हो। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। कवि कह रहे हैं कि मेघ रूपी जो दामाद है वह बनठन कर सज संवर कर जो है गांव में आया है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सूधी लिन्ही बोली अकुलाई लता ओटों की वार की। कह रहे हैं, जिस तरह मेहमान के आने पर गांव में जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वह आगे बढ़कर उसका अभिनंदन करता है, उसका स्वागत करता है, ठीक उसी प्रकार जो गांव के बीचों बीच बटवृक्ष या फिर पीपल का पेड़ होता है वह झुककर मानो उस बादल का अभिनंदन कर रहा है, उसका स्वागत कर रहा है। जो लता रूपी नायिका है, जो प्रियतमा है उस बादल रूपी मेहमान की, वो अपने किवाड़ की ओट से किवाड़ के पीछे छुपकर व्याकुल होकर कह रही है, उलाहना भरे शब्दों में कह रही है कि हे प्रियतम, बरसों बाद तुमने मुझे याद किया है, तुमने मुझे याद किया और तुम यहाँ आए। इतने दिनों तक मानो तुम मुझे भूल गए थे। कवि यहाँ कह रहे हैं कि बहुत समय के बाद अब धरती में बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं और जो किसान हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जो लता रूपी नायिका है, वो मानो कह रही है कि इतने दिनों तक तुम कहाँ चले गए थे। हर साया ताल लाया पानी परात भर के। कह रहे हैं, जिस तरह गांव में मेहमान के आने पर कोई घर का सदस्य या फिर नौकर जो है वह परात लेकर आता है और मेहमान के पाँव को धुलाते हैं, उसी प्रकार जो तालाब रूपी घर का सदस्य है वो परात में पानी भरकर लाता है और मेहमान के पाँव को धुलाने का प्रयास करता है, धुलाने के लिए प्रस्तुत होता है। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। कवि कह रहे हैं कि मेघ रूपी जो दामाद है वह बनठन के बड़े सज संवर कर जो हैं वो शहर से गांव में आए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। और कह रहे हैं, दूर क्षितिज में कवि के कह रहे हैं, कवि ने वर्णन किया है जिस प्रकार मेहमान के घर आने पर गांव में बड़े जोर शोर से उसका स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार
मेघों के आने पर धरती भी उनका भव्य स्वागत कर रही है। मेघ मेहमान की भांति सज संवर कर आए हैं और उनका हर व्यक्ति बड़ी दिल की गहराई से जो है अभिनंदन कर रहा है। कवि कह रहे हैं कि अब मेघ क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए हैं, अर्थात जिस प्रकार अतिथि अटारी पर पहुंच जाता है उसी प्रकार अब मेघ क्षितिज तक फैल गए हैं। क्षितिज क्या होता है बच्चा? जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस चीज को हम उस दृश्य को उस चीज को हम क्षितिज कहते हैं। तो मेघों के आने पर बिजली चमक उठी है, अर्थात मेहमान को देखकर नायिका का जो तन मन है वो आभा से, चमक से भर गया है। धरती मानो मेघों से कह रही है कि क्षमा कर दो, अभी तक हम समझ रहे थे कि मेघ नहीं बरसेंगे, पर अब यह भ्रम टूट गया है। दूसरे रूप में नायिका अतिथि से कह रही है कि क्षमा कर दो, तुम्हारे कभी न आने का जो भ्रम अभी तक बना हुआ था वह अब दूर हो गया है। मेघों और धरती के बीच की रुकावट अब समाप्त हो गई है। मेघ जो हैं वो झरझर कर बरसने लगे हैं। धरती और मेघों का मिलन हो गया है। इस प्रकार अतिथि और नायिका का भी मिलन हो गया है। चले कट कर दिया।